You are welcome to my channel रूप क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस हिंदी मीडियम। पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं। इसमें हम जानेंगे पहले डेफिनेशन केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संघटन, कंपोजिशन, संरचना, स्ट्रक्चर, विरचन की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन व उसके अनुप्रयोगों का, एप्लीकेशंस का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना, विरचन की विधियां, गुणधर्म, रूपांतरण व उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। यह अध्ययन परमाणुओं या अणुओं के विश्लेषण के माध्यम से भली भांति किया जा सकता है। अतः रसायन विज्ञान परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान कहलाता है। तो केमिस्ट्री में मेनली स्टडी किसकी होती है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, परमाणु और अणुओं की। रसायन विज्ञान के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? लेवोसियर को कहा जाता है। केमिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक वर्ड है कीमिया, कीमिया से हुई है केमिस्ट्री। कीमिया का मीनिंग होता है, अर्थ होता है काला रंग, ब्लैक कलर। तो मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण उसका पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या था? कीमिया था। प्राचीन काल में मिस्र की कला उच्च शिखर पर थी, तो संभवतः केमिस्ट्री शब्द मिस्र की कला व इजिप्शियन आर्ट के लिए प्रयुक्त किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट द्रव्य या पदार्थ, मैटर, जिसके बारे में हम 9th में पढ़ चुके हैं। दोबारा फिर थोड़ा सा जान लेते हैं। तो द्रव्य या मैटर क्या होता है? द्रव्य वह होता है जिसमें भार होता है, वेट होता है, तथा जो स्थान घेरता है, एरिया कवर करता है। द्रव्यमान, एक होता है भार, एक होता है द्रव्यमान। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। यह कभी भी परिवर्तित नहीं होता, चाहे पृथ्वी की गहराइयों में चले जाओ, चाहे अंतरिक्ष पे चले जाओ, कहीं भी जाएंगे, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का कभी भी नहीं बदलता है किसी भी कंडीशन में। लेकिन किसी वस्तु पर लगने वाला भार, किसी वस्तु का भार परिवर्तित हो सकता है, और ये क्या होता है? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को ही भार कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, जिसको गुरुत्वीय बल कहा जाता है, तो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को ही भार कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? यदि वस्तु के द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई कर दें, गुरुत्वीय त्वरण जी, द्रव्यमान को जी से गुणा कर दे तो क्या बन जाएगा? वेट बन जाएगा, भार हो जाएगा। तो भार का फॉर्मूला होगा W बराबर mg। बल का फॉर्मूला भी यही होता है। भार भी एक प्रकार का बल ही तो है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल। तो जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू होती है, हम पढ़ चुके हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? जगह के अनुसार बदलता रहता है। ऊंचाई पर कुछ इसका मान चेंज हो जाता है, गहराई में जाने पर चेंज हो जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के कारण वस्तु का भार भी परिवर्तित होता रहता है। भार क्यों बदलता है? क्योंकि जी का मान बदलता रहता है। पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान 0 हो जाता है। आयतन, वॉल्यूम, सिंपल क्या होता है? तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसका आयतन कहलाता है। आयतन का मात्रक क्या होता है? एक तो होता है प्रचलित मात्रक लीटर, जो ऐसा ही मात्रक नहीं है,
मीटर क्यूब जो SI मात्रक या MKS यूनिट होती है, CGS में होती है सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में 1000 cc, 1000 cc सेंटीमीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 cc और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। नेक्स्ट, डेंसिटी D। इकाई एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। फॉर्मूला डेफिनेशन से बना सकते हैं, D = m/v। एकांक जिसके साथ लगता है इकाई या एकांक, वो नीचे आ जाती है, तो एकांक आयतन नीचे आ गया और द्रव्यमान ऊपर आएगा। तो एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। जैसे 5 लीटर का द्रव्यमान मान लिया 10 kg है, तो 1 लीटर का कितना होगा? 2 kg पर लीटर। नेक्स्ट है ताप। ताप किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जो यह बताता है कि वह किसी अन्य वस्तु के साथ ऊष्मीय साम्य में है अथवा नहीं। तो ताप क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो ये बताती है कि वह अन्य वस्तु के साथ ऊष्मीय साम्य में है या नहीं। कोई वस्तु उसके सापेक्ष में गर्म लगती है, दूसरी वस्तु उसके सापेक्ष ठंडी लगती है। तो ताप को मापने के लिए 4 पैमाने हैं, 4 स्केल हैं। कौन कौन से? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। ज़्यादातर ये 3 ही प्रचलित हैं। एक और भी होता है डिग्री रूमर। और इन विभिन्न ताप पैमानों में एक संबंध होता है। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 इक्वल टू K - 273/5 इक्वल टू डिग्री रूमर अपॉन 4। तो इनमें से जिन 2 इकाइयों में हमें संबंध निकालना हो उनको इक्वल कर लेंगे, सोल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है, तो इन दोनों को इक्वल ले लेंगे। सोल्व कर लेंगे, 9 उधर चला जाएगा तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। थर्टी टू को साइड ले आएंगे तो ये प्लस में आएगा। तो क्या होगा? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9 को डिवाइड करेंगे 5 से, 1.8 आएगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होगा? 1.8 इंटू 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो यानी सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो 1.8 से गुणा करके उसमें 32 जोड़ देंगे, तो वैल्यू किस में आ जाएगी? फ़ारेनहाइट में आ जाएगी। जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 1.8 से मल्टीपल करेंगे, 32 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 98 आएगा। तो किस में आएगा? फ़ारेनहाइट में।
ऐसे ही डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध निकालना है तो इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, अंश से अंश कट जाता है, बराबर होते हैं तो हर से हर कट जाता है, यहाँ हर से हर कट जाएंगे तो क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273 या के इक्वल टू क्या आएगा 273 उधर ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आएगा। यानी सेंटीग्रेड को सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ देंगे। जैसे 27 डिग्री टेम्परेचर है सेल्सियस में, तो केल्विन में कितना होगा, इसमें 27 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू किसके होगा 300 केल्विन के, तो 27 डिग्री सेल्सियस बराबर है 300 केल्विन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का ताप सेंटीग्रेड पैमाने पर -40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा। तो फॉर्मूला हमने बता ही रखा है, सेंटीग्रेड को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो 1.8 से मल्टीपल करके 32 जोड़ देंगे, तो 1.8 मल्टीपल होगा -40 से, कितना आएगा -72, और 32 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अतः -40 डिग्री ताप के लिए सेंटीग्रेड पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना समान रीडिंग देते हैं, पाठ्यांक देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रासायनिक संयोग के नियम। कुछ नियम है। फर्स्ट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसियर ने दिया। क्या नियम है, इस नियमानुसार न तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है, न तो द्रव्य का सृजन किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है, न ही द्रव्य का विनाश किया जा सकता है। तो इस नियमानुसार न तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पादों का कुल द्रव्यमान। तो ये सिंपल सा नियम है। जैसे C+O2 मिलके बना रहा है CO2, तो C+O2 का जो द्रव्यमान है वो बराबर किसके होगा, CO2 के द्रव्यमान के बराबर होगा। स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संघटन का नियम, ये नियम प्राउट ने दिया। प्राउट के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है, चाहे उसे किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। तो किसी यौगिक में जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड में जो एलिमेंट होंगे, उनके द्रव्यमानों का अनुपात वो हमेशा सेम आएगा। फिर उस यौगिक को चाहे किसी भी मेथड से, किसी भी विधि से, स्रोत से प्राप्त क्यों नहीं किया जाए। एग्जाम्पल, H2O। तो H2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है एक, यहाँ पर कितने, 2 हैं हाइड्रोजन एटम, तो 1 को मल्टीपल करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, एक ही एटम है, इसका द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 और ऑक्सीजन का 16, तो उनको सरल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1.8 आएगा। CO2 कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु भार 12 होता है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का होता है 16, तो 2 का कितना होगा 32, तो रेशियो क्या आ जाएगा 3:8। तो CO2 को लैब में निम्न विधियों से बनाया जा सकता है।
तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CO2 बनती है, वायु में कोयले को जलाने पर CO2 बनती है, अमोनियम कार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर CO2 बनती है। तो किसी भी विधि से बनाए उसमें कार्बन और ऑक्सीजन यानी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा कितना आएगा? CO2 के लिए 3:8 ही आएगा। तो ये था स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद नेक्स्ट है गुणित अनुपात का नियम, डाल्टन ने दिया। क्या नियम है? इस नियमानुसार जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तत्व दो हैं लेकिन यौगिक दो से अधिक प्रकार के बना रहे हैं, दो ही तत्वों से मिलके, तो एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, उनमें एक सरल अनुपात होता है। कैसे? जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, तो ये दोनों तत्व मिलकर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दो से एक या एक से अधिक प्रकार के यौगिक बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O2, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3, N2O4, N2O5। यहाँ पर N2 तो फिक्स है, नाइट्रोजन के दो एटम है N2, लेकिन ऑक्सीजन का क्या है? एक परमाणु, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार और ये 5। तो एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, एक तत्व के यानी ऑक्सीजन के विभिन्न द्रव्यमान हो गए। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 32, ऑक्सीजन के 48, 4 के 64, 5 के 80। तो ऑक्सीजन के विभिन्न द्रव्यमान 16, 32, 48, 64, 80 दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। नाइट्रोजन का 14 होता है, 28 से संयोग कर रहे हैं, तो उनमें क्या होगा? एक सरल अनुपात होता है। तो इसमें नाइट्रोजन के 28 से संयोग करता है ऑक्सीजन का 16 द्रव्यमान, तो 28, 16। इसमें क्या होगा? 28, 32। उसको और भी आगे भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई। इसमें 28 से 48, इसमें 28 से 64, 28 से 80। तो इनमें एक सरल अनुपात हो गया, यानी 1, 2, 3, 4, 5 के अनुपात में। चौथा है तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये दिया रिचटर ने। इस नियमानुसार जब दो भिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान से संयोजित होते हैं, दो भिन्न तत्व हैं और तीसरे तत्व यानी 3 तत्व हो गए, जब दो भिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान से संयोजित होते हैं, तो इस संयोजन में द्रव्यमानों का अनुपात समान होता है या उनके संयोजन के अनुपात का सरल गुणक होता है। जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो यहां पर दो भिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान से संयोग करते हैं। S और O ये भिन्न तत्व हो गए। तीसरा तत्व हाइड्रोजन हो गया। दो भिन्न तत्व यानी सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। भिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान से, तीसरा तत्व यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। इसका द्रव्यमान कितना? 2। एक का 1 होता है, 2 का कितना हो जाएगा? 2। सल्फर का होता है 32। ऑक्सीजन का परमाणु भार, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास होता है 16। तो सल्फर का हाइड्रोजन के 2 से, सल्फर के 32, हाइड्रोजन के 2 से, और ऑक्सीजन के 16,
हाइड्रोजन के 2 से एक ही द्रव्यमान से संयोजित हो रहे हैं, तो उनमें आपस में क्या होगा, 32 और 16, इसका अनुपात कितना आएगा, 2:1 आएगा। तो एक सरल अनुपात हो गया, द्रव्यमानों का अनुपात समान होता है या उनके संयोजन के अनुपात का सरल गुणक होता है। हाइड्रोजन सल्फर से क्या बनाएगा, H2S। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बनाएगा, H2O। और ये आपस में क्या बनाएंगे, SO2 बनाएंगे, S और O मिलकर। S का परमाणु भार 32, ऑक्सीजन का भी 32 होगा यहाँ पर, क्योंकि 2 परमाणु है, तो 32-32 अनुपात क्या आएगा, 1:1। इनका कितना आया था, 2:1। तो ये इसकी तुलना में सरल गुणक है। तो यहां पर प्राप्त अनुपात 2:1 और 1:1 आपस में सरल गुणक अनुपात हैं, अर्थात 2:1 अनुपात 1:1, या इसको क्या लिख सकते हैं, 2:1:1। दूसरा एग्जांपल है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन कार्बन से पृथक पृथक संयोग करके CH4 व CO2 बनाते हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। माना C का एक भाग निश्चित द्रव्यमान के रूप में भाग लेता है, CHO, CH के साथ मिलकर बनाएगा CH4, O के साथ मिलकर बनाएगा CO2, H और O मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 भिन्न तत्व हो गए, कौन से, C और O, जो हाइड्रोजन से संयोग कर रहे हैं। कार्बन का कितना है, 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 है तो अनुपात, और H2O में 2 और 16, इसको इक्वल कर लेना। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। हमने क्या पढ़ा था, 2 भिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक ही द्रव्यमान से, एक ही द्रव्यमान करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर द्रव्यमान 4 है हाइड्रोजन का, यहाँ पर 2 है, तो उसको हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 से क्या आएगा, 4, और ये क्या आएगा, 32। अब इनमें निकाल लेंगे, 12 और 32 आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 8 आएगा। तो ये तो था C का H के साथ और O का H के साथ। अब C और O में क्या बनेगा, CO2 बनेगा। CO2 का रेशियो क्या होगा, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32। सिंप्लीफाई करने पर 3:8 आएगा, तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्राप्त अनुपात 3:8 और 3:8 आपस में क्या है, समान है। तो या तो ये अनुपात समान होते हैं या फिर सरल गुणक में होते हैं। तो ये था तुल्य अनुपात का या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। उसके बाद नेक्स्ट है अवोगाद्रो का नियम। इस नियमानुसार समान ताप व दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अवोगाद्रो का नियम क्या है, समान ताप हो, समान दाब हो, भिन्न भिन्न गैसें हो, भिन्न भिन्न गैसों का समान आयतन, समान ताप, समान दाब होगा, तो उनमें क्या होगा, अणुओं की संख्या समान होगी। इस नियमानुसार समान ताप व दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। डाल्टन का परमाणुवाद 9th क्लास में पढ़ा होगा। 1808 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे एवं अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। कुछ अन्य बातें सिद्धांत की क्या है, द्रव अविभाज्य परमाणु से बना है। एक तत्व के सभी परमाणु के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं।
एक ही तत्व के सभी परमाणु कैसे होंगे? सब प्रकार से गुणों में समान होंगे, और विभिन्न तत्वों के परमाणु क्या होंगे? गुणों में, द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होंगे। एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। यौगिक कैसे बनते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनते हैं, जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, कैल्शियम कार्बोनेट। चौथा, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में न तो इन्हें बनाया जा सकता है और न ही नष्ट ही किया जा सकता है।